हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है एक बार आपका फिर से क्रॉनिकल आईएएस एकेडमी में। मैं अमित कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यहाँ जो है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी बीपीएससी जो मेंस होने जा रहा है हमारा 70th बीपीएससी जो मेंस होने जा रहा है, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि जो बीपीएससी मेंस में साइंस टेक के जो क्वेश्चंस हैं उनकी ट्रेंड क्या रहती है और वो क्वेश्चन संबंधित कहाँ से होते हैं। तो अगर बीपीएससी मेंस की बात की जाए तो बीपीएससी मेंस में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है। अगर आप पिछले 3-4 वर्षों से देखें तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है। क्वेश्चन सिंपल वे में पूछा जाता है और ये देखा जाता है कि आपकी अवेयरनेस कितनी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लेकर। और अगर आप सिंपल एक जनरलाइज्ड सिलेबस में पढ़ें पढ़ें उसको थोड़ा सा इलेबोरेटिव पढ़ें, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, तो क्वेश्चन जो 3-4 आते हैं वो आराम से बन सकते हैं आपसे। जैसे अगर पिछले बार की बात किया जाए तो चंद्रयान उस समय न्यूज में था और चंद्रयान से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन चंद्रयान से संबंधित प्रश्न को बनाने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि चंद्रयान मिशन था क्या। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो इसरो है, इसरो की इस्टेब्लिशमेंट हुई हमारे भारत में और वो स्पेस अध्ययन और स्पेस लॉन्चिंग के लिए एकमात्र संस्था हमारे यहाँ इसरो थी। उसके बाद इसरो ने अपना विकास का चरण को प्रारंभ किया और सबसे पहला जो टेरल्स बना, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन केरला में। उसके बाद वहां से फिर इसरो ने अपना एसएलवी बनाया, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया। फिर एएसएलवी बनाया, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया। फिर पीएसएलवी बनाया, पोलर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर जीएसएलवी बना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और फिर जाकर LVM-3 बना। तो चंद्रयान 3 में हमने LVM-3 M1 का इस्तेमाल किया था। तो आपको पहले वो समझना पड़ेगा। दूसरा, अब जो चंद्रयान था हमारा, वो चंद्रयान का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो हमने उसको दक्षिणी ध्रुव पे उतारा था। दक्षिणी ध्रुव पे उतारने का मकसद क्या था? तो दक्षिणी ध्रुव पे उतारने का मकसद था कि अब तक कोई भी देश दक्षिणी ध्रुव पर अपना यान को उतार नहीं पाए थे। और दूसरा, जो चंद्रयान 1 था हमारा, उसने डेटा दिया था कि चंद्रयान 1 पर चंद्रमा पे दक्षिणी ध्रुव पर क्या पाए जाते हैं, जमे हुए बर्फ की पुष्टि किया था उसने। तो इस हिसाब से चंद्रयान 3 हमारा क्या था, महत्वपूर्ण था, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। तो इसी तरीके से देखा जाए कि जो चीजें न्यूज में रही है उसमें से क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लेकिन बीपीएससी में ओवरऑल आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो टारगेटली किसी तकनीक से पूछे जाते हैं। और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो थोड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, वहां पर आपको थोड़ा बिहार को भी कवर करना पड़ेगा। जैसे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इन बिहार, तो आपको ओवरऑल रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर बिहार समझना समझना पड़ेगा। फिर बिहार सरकार ने क्या क्या किया उसको समझना पड़ेगा। तो कुछ मॉडल क्वेश्चंस हैं, आइए उसको डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विथ सुटेबल एग्जाम्पल डिस्कस द बेनिफिट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास में अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग, लाभ। बेनिफिट बेनिफिट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन सोशल डेवलपमेंट। इन सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास में सामाजिक विकास में अंतरिक्ष तकनीक की भूमिका। अंतरिक्ष तकनीक की भूमिका। तो सामाजिक विकास में अंतरिक्ष तकनीक की भूमिका, तो हर 6 महीने लगभग लगभग मान के चलिए कि 6 महीने में इसरो के द्वारा एक प्रमोशन तो किया ही जाता है ना।
तो आप कभी समझे कि ये जो भारत सरकार इतना पैसा खर्च करती है, एक बजट निर्धारित करती है अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए, आखिर वो क्यों करती है? तो जो बजट निर्धारित होता है, या आप देखेंगे कि जो भारत सरकार इतना ज्यादा खर्च करती है अपने अंतरिक्ष मिशनों पर, उसकी कुछ ना कुछ प्रासंगिकता तो जरूर होती है। उसकी प्रासंगिकता अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी है, उसकी प्रासंगिकता रक्षा के संदर्भ में भी है, क्योंकि जो पीएसएलवी या लॉन्च व्हीकल की तकनीक है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर? उसका इस्तेमाल करते हैं मिसाइल के विकास में। तो आप देखेंगे कि अग्नि 5 जो बना है उसमें लिक्विड इंजन है, और लिक्विड इंजन हमने कहाँ शुरू किया था? पीएसएलवी में शुरू किया था। तो पीएसएलवी का यूज करते हैं हम लोग कहाँ? हम लोग यूज करते हैं पीएसएलवी का अग्नि 5 जैसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के क्षेत्र में। तो यहां हमें डिस्कस करना है सामाजिक विकास में। सामाजिक विकास कैसे होगा? आप अगर चाहेंगे कि सामाजिक विकास हो तो किस तरह से सामाजिक विकास आप करेंगे? तो समाज के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ज्ञान संवर्धन। ठीक है, तो जब तक शिक्षा नहीं आएगा समाज में, ज्ञान संवर्धन नहीं आएगा, लोग जागरूक नहीं होंगे, लोग समझेंगे नहीं, तब तक किसी भी समाज का उत्थान संभव नहीं है। और इस तरह से आप देखेंगे कि जो अंतरिक्ष तकनीक है हमारा, वो अंतरिक्ष तकनीक कहीं ना कहीं हमारे समाज में ज्ञान को बढ़ाता है, नॉलेज को बढ़ाता है। ठीक है, तो अगर पूछा आपसे कि सामाजिक विकास में अंतरिक्ष तकनीक की भूमिका, तो आपको सबसे पहले अंतरिक्ष तकनीक की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा यहां पर, भूमिका। और इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है, तो वहां पर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर सामाजिक ग्रामीण उत्थान के क्षेत्र में पूछा जाए, तो आप थोड़ा सा इसरो का परिचय देंगे। और लगातार इसरो का ये कार्य रहा है कि नए नए उपग्रह, लॉन्च व्हीकल्स को वो बनाते हैं, नए नए उपग्रह को लॉन्च करते हैं। और उपग्रह को लॉन्च करने का मकसद होता है, आर्थिक तो होता ही है, ज्ञान संवर्धन भी होता है। तो अगर पहला पॉइंट अगर हम लिखें सामाजिक ग्रामीण उत्थान के क्षेत्र में अंतरिक्ष तकनीक की भूमिका, तो हम पहला लिखेंगे ज्ञान संवर्धन की तकनीक। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? ज्ञान संवर्धन की तकनीक। ज्ञान संवर्धन की तकनीक। तो कोई भी अंतरिक्ष कार्यक्रम जब होता है, या कोई भी लॉन्च व्हीकल को जब हम लॉन्च करते हैं, या कोई भी सैटेलाइट को हम लॉन्च करते हैं, तो आपने देखा होगा कि पूरा मीडिया में उसका कवरेज होता है। इसरो अपने साइट पे उसके कवरेज को टेलीकास्ट करते हैं, न्यूज़पेपर में आता है। और ऐसे बहुत सारे मिशन हुए हैं जिसको लेकर फिल्म भी बनाया गया है। जैसे आप देखेंगे मिशन मंगल, जो हमारा मंगल मिशन था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसको लेकर मिशन मंगल बनाया गया। फिर आप देखेंगे और भी मूवीज बनी है जिसमें इसको दिखाया गया है, बड़ा वृहद तरीके से दिखाया गया है। अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास को भी दिखाया जाता है बहुत सारे मूवी के फॉर्म में। बहुत सारे चैनल इसको डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट करते हैं। चंद्रयान 3 को आपने देखा होगा कि लगभग सारे चैनल पे वो ब्रॉडकास्टिंग चल रहा था। ये ब्रॉडकास्टिंग क्यों चलता है, लाइव क्यों दिखाया जाता है? ताकि लोगों को क्या मिले? ज्ञान संवर्धन मिले। ठीक है, तो यह जो अंतरिक्ष तकनीक है, यह ज्ञान संवर्धन की तकनीक है। ठीक है, आपको ज्ञान होना चाहिए कि हमने जो इस लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया, हमने जो सैटेलाइट लॉन्च किया, उससे क्या क्या हमें सीखने को मिलता है। तो अंतरिक्ष तकनीक का अगर प्रासंगिकता आप देखेंगे, तो सबसे पहला अंतरिक्ष तकनीक का सामाजिक क्षेत्र में क्या होगा? ज्ञान संवर्धन की तकनीक है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जिसको कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या कहता है? मौलिक कर्तव्य जिसको कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या कहता है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज में कहता है कि टू जनरेट साइंटिफिक टेम्पर्स अमॉन्ग चिल्ड्रन एंड यूथ। हमें जो अपने युवा हैं और बच्चे हैं, उनमें वैज्ञानिक चेतना का विकास करना है। तो अंतरिक्ष तकनीक कहीं ना कहीं ये भूमिका निभाता है कि जिसमें बच्चों को और युवाओं को अपने देश में हम वैज्ञानिक चेतना का उसमें विकास करें। तो ये पहला पॉइंट अगर आपको पूछे सामाजिक उत्थान में, तो पहला क्या है?
ज्ञान संवर्धन की तकनीक है। सामाजिक उत्थान के संदर्भ में ज्ञान संवर्धन तकनीक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप देखेंगे कि इंटरनेट जो हम यूज करते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट का उसमें पार्ट है। दूर संचार जो हम यूज करते हैं वो भी अपना कम्युनिकेशन सैटेलाइट का पार्ट है। फिर दूरदर्शन, उपग्रह नेटवर्क। तो उपग्रह नेटवर्क के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा, उपग्रह समाचार के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा नागरिकों को विभिन्न क्षेत्र में नए नए अवसरों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। तो पहला क्या है, ये पहला है ज्ञान संवर्धन की तकनीक। दूसरा पॉइंट अगर लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, कृषि संसाधनों का प्रबंधन। कृषि संसाधनों का प्रबंधन। कृषि संसाधनों का प्रबंधन। तो आपको पता है कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है हमारे, उनके द्वारा हमें टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग मिल पाता है ना। जो हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार उपग्रह, उन्हीं के द्वारा जितना भी रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट सब कुछ चलता है। तो आजकल किसानों के बेनिफिट्स के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे ई कृषि, ई किसान, किसान चौपाल, कृषि दर्शन। तो ये सारे कार्यक्रम किसके लिए होते हैं, किसानों के लिए होते हैं। और किसान इन कार्यक्रमों के माध्यम से अपने प्रश्न सीधे जो विशेषज्ञ हैं उनसे पूछ सकते हैं कि किसा जो अपने फसल है उसका उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, अपने जो फसल है उनको कीटों से किस तरह बचाया जाए, है ना, उसमें हम खाद के रूप में क्या इस्तेमाल करें, पैदावार कैसे बढ़ाएं। तो ई किसान, ई कृषि, कृषि दर्शन, ई चौपाल, इस तरह के जितने कार्यक्रम हैं वो कहीं ना कहीं संचार उपग्रह पर आधारित हैं। और सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, वो क्या करते हैं, तो उसके द्वारा हम फसलों का मूल्यांकन कर सकते हैं। जो हमारे खेत हैं उस खेत को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। और जो सुदूर संवेदी उपग्रह के जो आंकड़े हैं उसके द्वारा हम संसाधन प्रबंधन भी कर सकते हैं, फसलों का पूर्व मूल्यांकन कर सकते हैं, फसल का बीमा करा सकते हैं। जो फसल बीमा होती है वो कहीं ना कहीं डेटा पर डिपेंड करता है, और वो डेटा किसका होता है, सुदूर संवेदी उपग्रह का डेटा होता है। तो सुदूर संवेदी उपग्रह के द्वारा फसल मूल्यांकन, ई कृषि, जो किसान जो बीमा है, फसल बीमा, है ना, और बाढ़ जब आता है तो उसका जो मूल्यांकन है वो भी हम सुदूर संवेदी उपग्रह के डेटा के आधार पर कर सकते हैं। तो ये सब जो है कृषि संसाधनों का प्रबंधन, ये भी कहीं ना कहीं उपग्रह का जो डेटा है उसके आधार पर हम करते हैं। ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा अगर बात करें अपना स्पेस टेक्नोलॉजी का सामाजिक उत्थान में, तो वो है अवसंरचनाओं का विकास। अवसंरचनाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके द्वारा हम ग्रामीण अवसंरचनाओं का विकास कर सकते हैं। फिर वही है, जो अपना रिमोट सेंसिंग डेटा है, उस रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग करके हम ग्रामीण संसाधन का प्रबंधन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल का स्रोत को खोज सकते हैं। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है जिसके द्वारा सड़कों को गांव से जोड़ा जा रहा है, उसमें भी हम जो सैटेलाइट है उसके डेटा को यूज करते हैं। तो इस तरह से जो राष्ट्रीय पेयजल मिशन है वो सुदूर संवेदी आंकड़ों के प्रयोग से निकटतम जो पेयजल स्रोत है उसको खोजने का कार्यक्रम है। तो इस तरह से जो ग्रामीण अवसंरचनाओं का विकास है उसमें हम सैटेलाइट के डेटा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ये पेज कैसे आएगा? ठीक है। तो इसमें जो नेक्स्ट है वो है दूरस्थ शिक्षा, नंबर 4। दूरस्थ शिक्षा
तो दूरस्थ शिक्षा में क्या होता है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूल कॉलेजेज इत्यादि नहीं होते हैं या उनको अच्छे ट्यूशन नहीं मिल पाता है, तो हम क्या करते हैं, वीसेट टेक्नोलॉजी के द्वारा जो अच्छे क्लासेस बड़े बड़े शहरों में चल रहे हों, तो वीसेट से हम ग्रामीण सेंटर को जोड़ सकते हैं, जिससे जो उनके क्लासेस होंगे वो उनको लाइव उपलब्ध होगा। ठीक है। साथ साथ क्या हो सकता है, तो इसके प्रयोग से स्कूल एवं कॉलेजों में शिक्षा व शिक्षकों का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है। एक साथ कई केंद्रों पर साक्षरता और प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किए जा सकते हैं। छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल्स को हम क्या कर सकते हैं, वीसेट टेक्नोलॉजी से जोड़कर उनकी ज्ञान संवर्धन कर सकते हैं। ठीक है। तो दूरस्थ शिक्षा भी क्या है, दूरस्थ शिक्षा में जो वीसैट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, सैटेलाइट क्लासेस का यूज करते हैं, या जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत हम स्कूलों में जो पढ़ाते हैं या स्कूल की जो मॉनिटरिंग करते हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, आए दिन आप देखते होंगे वीडियो में कि जो शिक्षा अधिकारी हैं, सचिव हैं, वो प्राइमरी स्कूल्स में वीडियो कॉल के माध्यम से निरीक्षण करते रहते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं क्या है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे आधारित है। तो इसके द्वारा दूरस्थ शिक्षा, इसके प्रयोग से स्कूल एवं कॉलेजों में शिक्षा एवं शिक्षकों का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है और एक साथ कई केंद्रों पर साक्षरता और प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किए जा सकते हैं। चौथा जो है वो है दूरस्थ, जो नेक्स्ट है वो है दूरस्थ चिकित्सा, डिस्टेंस ट्रीटमेंट। डिस्टेंस ट्रीटमेंट या दूरस्थ चिकित्सा कह सकते हैं। आमतौर पर आप देखेंगे कि जो अपना राज्य होता है, राज्य में ब्लॉक लेवल पर एक होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, लगभग वहाँ करीब स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं रहते हैं, और अगर गांव के लोग वहां जाते हैं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, अगर उनका उपचार नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या, ये उपचार न हो पाना भी एक तरह से क्या है, माइग्रेशन को जन्म देता है। ठीक है ना, पलायन। तो इस तरह से लोग बोलते हैं कि चलो मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है तो इस गांव को छोड़ के चलते हैं, बाहर शहर में रहते हैं, है ना, पलायन। तो पलायन के लिए कहीं ना कहीं हमारा बेहतर चिकित्सा व्यवस्था भी जिम्मेदार है। अब क्या होगा कि जो छोटे प्राथमिक हेल्थ सेंटर हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसको हम जोड़ देंगे किससे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। और फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हम राज्य के मेडिकल कॉलेजों से जोड़ सकते हैं, वहां और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। तो अब जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जाएंगे, वहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, तो वहां पर उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू राज्य के जिला अस्पताल या राज्य के मेडिकल कॉलेजेस से उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराया जाएगा और उनको टेलीमेडिसिन के माध्यम से दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, डॉक्टर से परामर्श दिलवाया जाएगा, जिससे पलायन को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जिससे हम पलायन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो प्राथमिक, और जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका वो है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, अभी कल का न्यूज आपने देखा होगा कि म्यांमार में बहुत ज्यादा भूकंप आया, भूकंप से बहुत लोग मर गए। तो आपदा प्रबंधन में क्या होता है, आपदा आने से पहले हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन आपदा हो जाने के बाद हम उसका बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। तो बहुत ऐसे जगह होते हैं जहां की मलबा फंसा होता है, जहां पर कि लोग फंसे होते हैं, हम जान नहीं पाते हैं। तो वहां पर हम सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके ऐसे दुर्गम स्थानों में जहां लोग फंसे हुए होते हैं, उनका हम प्रबंधन कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। साथ साथ जो हमारे मौसम उपग्रह हैं, उनके द्वारा हम मौसम की सटीक जानकारी दे सकते हैं कि कहाँ बारिश होगा, कहाँ बारिश नहीं होगा। साथ साथ जो मौसम संबंधी उपग्रह हैं, उसके द्वारा हम चक्रवात, उसके बाद भूकंप, भूस्खलन आदि का जानकारी दे सकते हैं। और जो हमारे आपदा क्या है, यही तो आपदा है, भूस्खलन, जिसको लैंडस्लाइड्स कहते हैं, साइक्लोन्स हो गया, फिर आपका बाढ़ हो गया, सूखा हो गया। तो इन सब चीजों की जानकारी हम प्रसारित कर सकते हैं, जिससे लोग अवेयर होंगे। अब जैसे समुद्र तटीय मछुआरे हैं, वो कभी कभी डीप रिवर में, डीप समुद्र में चले जाते हैं और वहां चक्रवात आता है, तो जिससे वो फंस जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, 3-4 दिन पहले ही चक्रवात या किसी संबंधित जो सूचना है, चेतावनी, वो जारी कर सकते हैं। साथ साथ भूस्खलन, भूस्खलन, आपका अर्थक्वेक जो हो गया, भूकंप हो गया, इसके संबंधी जानकारी हम लोगों तक
प्रसार कर सकते हैं और इस तरह के जो आपदाएं हैं इससे नागरिकों को बचाया जा सकता है। तो क्या क्या हम लोगों ने देखा सामाजिक विकास में अंतरिक्ष तकनीक की भूमिका। तो पहला है ज्ञान संवर्धन की तकनीक, क्योंकि ये क्या करता है, समाज के उत्थान के लिए हमें नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों में नॉलेज जनरेट कराना। तो यहाँ पर हमको उन्हें नॉलेज देना है, और नॉलेज वैज्ञानिक चेतना का विकास हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का भी पार्ट है, फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है। दूसरा है कृषि संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं हम रिमोट सेंसिंग डेटा और भी डेटा के उपयोग से। तीसरा है अवसंरचनाओं का विकास कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया आपको कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में हम सैटेलाइट के डेटा का उपयोग करते हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा भी एक दो बार कि हमने सड़क बनाने के लिए सैटेलाइट के डेटा का प्रयोग किया है। साथ साथ हम इससे पेयजल से संबंधित स्रोत का ज्ञात कर सकते हैं, पेयजल को ज्ञात कर सकते हैं, और राष्ट्रीय जल मिशन जो हमारा है वो बेस्ड है सैटेलाइट डेटा के आधार पर हम जल के स्रोतों को खोज सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है दूरस्थ शिक्षा। आपको बता दिया कि प्राथमिक केंद्रों को हम स्कूल कॉलेजों में बेहतर समन्वय स्थापित कर सकते हैं, बेहतर निगरानी कर सकते हैं, साक्षरता कार्यक्रम को प्रसारित कर सकते हैं। और फिर है आपका दूरस्थ चिकित्सा, इसमें प्राथमिक हेल्थ सेंटर को हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर को हम जोड़ सकते हैं, किससे, जिला अस्पताल से या मेडिकल कॉलेजेस से। और थर्ड है, लास्ट है आपदा प्रबंधन। तो इतना पॉइंट अगर आप लिखते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी का सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में, तो मेरे ख्याल से इतना एलेबोरेट करके लिखने पे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ द रोल ऑफ एआई इन पब्लिक हेल्थ सर्विस। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में एआई की भूमिका। रोल ऑफ एआई इन कम्युनिटी हॉल, इन कम्युनिटी हेल्थ। सामुदायिक स्वास्थ्य में, सामुदायिक स्वास्थ्य में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका। सामुदायिक स्वास्थ्य में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, आज के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी खोज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। देखिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो विकास है वो मनुष्य के सोचने, समझने और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसके आधार पर किया गया है। तो मनुष्य में हम लोग क्या है, हम लोग बोलते हैं सबसे ज्यादा विकसित प्राणी कौन है, मनुष्य है। ऐसा मानव जीनोम परियोजना के आधार पर भी निष्कर्ष निकाला गया है कि मनुष्य जो होते हैं वो क्या है, सबसे विकसित प्राणी है। हम लोग एनिमल किंगडम में आते हैं, और एनिमल किंगडम में सबसे विकसित कौन है, मनुष्य है। क्यों है, क्योंकि मनुष्य के पास क्या है, मनुष्य के पास ब्रेन है, मस्तिष्क है। और मस्तिष्क का कैसा उपयोग करता है मनुष्य, तो वो सबसे पहले जो जानकारी है उसको अपने मेमोरी में स्टोर करता है, अपने ब्रेन में। ब्रेन में हमारा सेंटर होता है जहां पर की मेमोरी बनती है, तो हम सारे चीजों को वहां स्टोर करते हैं। दूसरा क्या है, फिर उसका एनालिसिस करते हैं। जो भी डेटा है हमारे माइंड में, जो भी हमने स्टोर करके रखा है जानकारी को, उसको एनालिसिस कर सकता है हमारा ब्रेन, और उसके आधार पर क्या कर सकता है, एक निर्णय भी दे सकता है। हम लोग एक दूसरे को क्या देते हैं, निर्णय दे सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, किसी को सलाह दे सकते हैं। तो इसी जो प्रॉपर्टी है, डेटा को आपको एनालिसिस करना और एनालिसिस करके निर्णय देने की जो क्षमता मनुष्य के ब्रेन की है, वही अगर हम कंप्यूटर में डाल दें या किसी रोबोट में डाल दें या किसी अगर सिस्टम में, मशीन में डाल दें, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जो बुद्धिमत्ता मनुष्य के ब्रेन को बाय नेचर मिला है, स्वभाव से मिला है, प्रकृति से मिला है,
हम यहाँ क्या करेंगे, कृत्रिम रूप से उनमें डालेंगे। तो एआई की परिभाषा क्या होगी, तो किसी भी तरीके से अगर किसी रोबोट को, किसी मशीन को या किसी कंप्यूटर को हम इस तरह से उनमें ट्रेंड कर दें कि उनमें मानव जैसी डिसीजन लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाए, तो उसी को हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं उसमें दो प्रॉपर्टी है। पहला है मशीन लर्निंग और दूसरा है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग, तो यहां क्या होते हैं कि जो मशीन होता है, जो मशीन में सीखने की क्षमता, मतलब मशीन क्या करेंगे, सीखेंगे, हम उसको इस तरह से ट्रेंड करते हैं मशीन को कि वो सीखते हैं। और दूसरा क्या है, डीप लर्निंग, यहां हम उनके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग डालते हैं और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के साथ में क्या करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के साथ साथ उनमें सॉफ्टवेयर भी डालते हैं जिससे उनमें सीख कर निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो। तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों को अगर आप मिला दें, इसमें क्या हुआ, सीखने की क्षमता, और इसमें क्या हुआ, हमने सॉफ्टवेयर डाल दिया, उसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग डाल दी, और ये अपने एल्गोरिदम का उपयोग करके क्या देंगे, निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाए, तो दोनों को मिला देंगे आप, तो यही हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसी को कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग उपयोग करते हैं। और अगर स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि आजकल जो इमेजिंग हम कराते हैं, बायोमेडिकल इमेजिंग, जिसमें आप बोलते हैं सीटी स्कैन कराते हैं या हम लोग एमआरआई कराते हैं, तो एमआरआई सीटी स्कैन कराने पे जब होता है उसमें रेडिएशन का भी खतरा होता है और बहुत ही एग्जैक्ट आपको जानकारी नहीं मिल पाती है। अभी बिल्कुल रिसेंट 15-20 दिन पहले की एक डेवलपमेंट है एआई के क्षेत्र में, उसको कहते हैं सिंथेटिक। तो पहला आप क्या लिख सकते हैं एआई की रोल में, सिंथेटिक मेडिकल इमेजिंग। दूसरा क्या हो सकता है, डॉक्टर का शेड्यूल। तो जो डॉक्टर का शेड्यूल है, डॉक्टर का शेड्यूल को के लिए आपको एक स्पेशल डेडिकेटेड पर्सन को रखना पड़ता है। वो आपके डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स को चेक करते हैं, उसके आधार पर आपको अपॉइंटमेंट फिक्स कराते हैं। तो यहाँ क्या हो सकता है, एआई डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट से लेकर डॉक्टर की शेड्यूलिंग तक की जानकारी आपको दे सकता है। तीसरा क्या हो सकता है कि एआई के माध्यम से जो रोग है, आपको क्या रोग है, रोग की पहचान कर सकता है एआई, रोग के बारे में आपको डिटेल जानकारी प्रोवाइड करा सकता है। साथ साथ कौन सी दवा कितने बजे लेनी है, कौन सी दवा का क्या उपयोग है, ये भी एआई बता सकता है। और आपको पता है कि रोबोट्स, रोबोट्स भी क्या है, एआई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त रोबोट्स आ रहे हैं आजकल। इसमें एक होते हैं रोबो नर्स। क्या होते हैं, रोबो नर्स होते हैं। रोबो नर्स क्या कर सकती हैं, तो पेशेंट के बेड तक जाकर जो बेसिक जो एग्जामिनेशन है, लाइक ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करना, उनके फीवर को चेक करना, है ना, तो ब्लड प्रेशर देखना, फीवर जो है उसको चेक करना, फिर उनके और भी जो शारीरिक जो टेस्ट है उसको देखना, तो ये सब काम कर सकती हैं। एक रोबो नर्स होती हैं स्टैटिक। तो जो स्टैटिक जो रोबो नर्स हैं वो क्या कर सकती हैं, जाकर फीवर, बीपी, शुगर एक्सेट्रा का मॉनिटरिंग कर सकती हैं, है ना, हार्ट रेट कितना है, पल्स रेट कितना है, इसका मॉनिटरिंग कर सकती हैं। दूसरा होती है, उसको बोलते हैं रोबो नर्स मोबाइल। इनमें पहिए लगे होते हैं, और अगर पहिए लगे होंगे तो क्या करेंगे, ये ट्रैवल कर सकती है, एक बेड से दूसरे बेड, दूसरे पेशेंट तक जा सकती है, अपने हाथ से उसको दवा दे सकती है, सही टाइम पर दवा दे सकती है, पानी भी दे सकती है और भोजन भी दे सकती है। तो हेल्थ केयर सेक्टर में सिंथेटिक मेडिकल इमेजिंग हो गया, फिर आपका डॉक्टर की शेड्यूलिंग हो गई, फिर रोग के संबंधी जानकारी देना, और साथ साथ क्या है, नर्स जो रोबो नर्स हैं वो आपको सही शेड्यूल पर, टाइम पर बता सकती हैं कि कौन सा दवा आपको लेना है, बीपी एक्सेट्रा मॉनिटरिंग कर सकती हैं। और साथ साथ रोबो जो नर्स मोबाइल हैं वो जाकर दवा भी खिला सकती हैं और भोजन भी करा सकती हैं पेशेंट्स को। ठीक है, फिर है हॉस्पिटल का मैनेजमेंट। जो पूरे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट के लिए एक, प्रत्येक बड़े हॉस्पिटल में एक सीपीओ होते हैं, चीफ प्रोग्रामेटिंग ऑफिसर, है ना।
या ऑपरेटिंग ऑफिसर बोलते हैं, उसके जगह पर भी अब एआई हो गया। एआई क्या करेगा, पूरे हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उसको मैनेजमेंट करना, पूरे हॉस्पिटल की मैनेजमेंट देखना, है ना, वो भी एआई के द्वारा आजकल संभव है। तो कुछ डेडिकेटेड पॉइंट्स हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। तो अभी हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किया कि रोल ऑफ एआई इन हेल्थ केयर में। सबसे पहला है सिंथेटिक इमेजिंग, इमेजिंग जो हम करते हैं, मेडिकल इमेजिंग। अब एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन की जगह एआई बेस्ड हो रहा है। दूसरा हमने आपको बताया रोबो नर्स के बारे में। रोबो नर्स में स्टैटिक और जो आपके मोबाइल रोबो नर्स हैं, मेडिसिन भी दे सकते हैं। और फिर मैंने बताया कि जो डॉक्टर की शेड्यूलिंग है वो भी एआई कर सकते हैं, हॉस्पिटल का पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इन्हांस डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट। हम जो अपना डायग्नोसिस है और जो चिकित्सा है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला आपने देखा मेडिकल इमेजिंग, दूसरा है ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। जो दवाओं की, नई चिकित्सा पद्धति की जो खोज है, नई दवाओं की खोज है, वो भी हमारे एआई के द्वारा कर सकता है। तो वो उस दवा का मनुष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उस दवा की क्या कीमत होगी, उस दवा का क्या काम होगा, तो उसके पूरा भी एआई पे ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में रोल है। फिर है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मतलब होता है कि कोई भी दवा जो आप लेते हैं वो ह्यूमन स्पेसिफिक होता है। तो हमने मानव जीनोम परियोजना में हम देखते हैं कि वहां पर एक कस्टमाइज्ड ड्रग्स की बात करते हैं, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की, जहां पर आप अपनी जेनेटिक मेकअप लेकर जाते हो और जेनेटिक मेकअप ले जाने के बाद आपके लिए ही वो दवा स्पेशली आपको दिया जाता है। तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मतलब है कि वो दवा केवल आपके लिए होगा, पर्सन स्पेसिफिक होगा, जिससे जो उसकी साइड इफेक्ट है कम होगा और इलाज जो है वो प्रभावी होगा। तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन भी हम बना सकते हैं एआई के थ्रू। फिर है प्रेडिक्टिव एनालिसिस, पेशेंट का डेटा को प्रेडिक्ट करना और उसके स्वास्थ्य जोखिमों को बताना, और साथ साथ उनके जो डिजीज में किस तरह से विकास हो रहा है, उनको क्या क्या, उनके रोकथाम के लिए क्या उनको उपाय करना चाहिए, क्या दिनचर्या अपनाना चाहिए, उस तरह का भी जो चीजें हैं वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है एआई के थ्रू। फिर है स्ट्रीमलाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, जो भी स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट आते हैं उनका रिकॉर्ड रखना। फिर है अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग एंड मैनेजमेंट, ये भी बताया आपको कि इसका अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट शेड्यूलिंग कर सकते हैं हम। तो इस तरह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका हम बहुत तरह से उपयोग कर सकते हैं एआई में, हेल्थ केयर सिस्टम में। ठीक है, और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिभाषा लिखनी हो तो कैसे लिखते हैं कि किसी भी कंप्यूटर या कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट या किसी सॉफ्टवेयर को हम इस तरह से ट्रेंड करें कि वो मानव की तरह क्या करने लगे, निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको एआई कहेंगे। ठीक है, तो एआई का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हेल्थ के सेंटर में। यहाँ पर रोबोट्स के बारे में भी लिख सकते हैं, जो हमने रोबोट की चर्चा की आपके पास। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो है विथ सुटेबल एग्जाम्पल डिस्कस द प्रोबेबल रोल ऑफ रिसेंटली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ बिहार। आपको नई प्रौद्योगिकी के बारे में बताना है, उदाहरणों के साथ, उपयुक्त उदाहरणों के साथ बिहार के कृषि विकास में हाल ही में विकसित प्रौद्योगिकी की संभावित भूमिका पर चर्चा करें। और विथ सुटेबल एग्जाम्पल डिस्कस द प्रोबेबल रोल ऑफ रिसेंटली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो रोल ऑफ रिसेंट टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर इन बिहार, बिहार राज्य में कृषि में सुधार के लिए आपको उदाहरण के साथ बताने हैं कि जो नई तकनीक विकसित हुई है वो कृषि के विकास में,
विकसित प्रौद्योगिकी की संभावित भूमिका कृषि में, बिहार के कृषि में। तो देखिए, जो कृषि में अगर हम तकनीक की बात करें तो यहाँ आप बायोटेक्नोलॉजी का भी अप्लाई कर सकते हैं, जैव तकनीक का भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम अगर बात करें तो स्पेस टेक्नोलॉजी का भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ पर बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उन्होंने फसलों के बर्बादी को, जो खाद्य फसल है उनकी बर्बादी को रोकने के लिए एक कार्बन डॉट्स बनाया है जो केले के छिलके से बनाया है। तो वो भी उदाहरण देख सकते हैं। तो यहाँ हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपका? बायोटेक्नोलॉजी। तो जैव तकनीक का बिहार के कृषि में क्या योगदान होगा, तो वो हम देख सकते हैं कि सबसे पहला हम लोग यूज करते हैं, वो क्या करते हैं? सबसे पहला हम लोग यूज करते हैं जीएम क्रॉप्स। इसको बोलते हैं आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल। आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल क्या होते हैं? तो जो हमारे परंपरागत फसल होते हैं, अगर हम उसमें आनुवांशिक परिवर्तन कर दें किसी भी तरीके से, तो उसको हम कहते हैं आनुवांशिक रूप से संवर्धित फसल। इसका अगर उदाहरण देखें आप, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीटी कॉटन, जो आमतौर पर यूज किया जाता है कॉटन के फसल के लिए। बीटी ब्रिंजल अभी हम अपना नहीं रहे हैं। तो जीएम क्रॉप्स के क्या क्या फायदे हैं? तो पहला फायदा है कि ये डिजीज रेजिस्टेंट है, अर्थात ये बीमारी इनमें नहीं होता है। दूसरा क्या है? पेस्ट रेजिस्टेंट है। मैं लिख देता हूं, पहला डिजीज रेजिस्टेंट। क्या होते हैं? डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं। दूसरा क्या होते हैं? पेस्ट रेजिस्टेंट। कीट प्रतिरोधी। पहला है बीमारी प्रतिरोधी, दूसरा क्या है? कीट प्रतिरोधी। तीसरा आप लिख सकते हैं ड्राउट रेजिस्टेंस। ड्राउट रेजिस्टेंस, सूखा रोधी, मतलब कम जल में भी ऐसे फसल क्या होते हैं? उगते हैं और अच्छी पैदावार होती है। बिहार में बाढ़ भी बहुत आता है, तो फोर्थ है इसका फ्लड रेजिस्टेंट। बहुत ज्यादा पानी में भी, जल में भी ये क्या होते हैं? मरते नहीं है, फ्लड रेजिस्टेंस। फिर क्या है? पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस। पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसको? पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस। तो जो खरपतवार नाशी बोल सकते हैं इसको। खरपतवार नाशी क्या होते हैं? तो जो हमारे जो फसल हैं उनके अगल बगल जो अवांछित पौधे उगाते हैं उनको हम खरपतवार कहते हैं, और उसको खत्म करने के लिए हम खरपतवार नाशी पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं। और पेस्टिसाइड्स में क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारे फसल हैं और इसके अगल बगल ये पौधे अवांछित उगाए, खरपतवार उगाए, तो इसका जो सबसे बेस्ट उदाहरण है वो है जीएम सरसों। जीएम सरसों को अभी जीईएसी के द्वारा कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए इसका हमने परमिशन दे दिया है। तो इसके प्रबंधन के लिए हम ग्लूफोसाइनेट का इस्तेमाल करते हैं। ग्लूफोसाइनेट। और ग्लूफोसाइनेट क्या करेगा? खरपतवार को तो मारेगा ही मारेगा, लेकिन हमारे जो फसल है उसको भी नुकसान पहुंचाता है। तो इससे क्या होगा कि ये जो इंसेक्टिसाइड्स, जो पेस्टिसाइड्स है, वो इसमें संग्रहित हो जाते हैं हमारे फसल में। क्या हो जाते हैं? संग्रहित हो जाते हैं, एक्युमुलेट हो जाते हैं, क्योंकि इनका जैविक रूप से विघटन संभव नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो इससे क्या हो सकता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो सकता है। इसलिए अब हमने क्या किया? ये सरसों को ही पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट बना दिया। अब ये ग्लूकोसाइनेट का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये केवल खरपतवार को मारेगा, आपके जो फसल है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो जो बिहार में अगर नई टेक्नोलॉजी की बात करें कृषि के विकास के लिए, तो उसमें सबसे पहला आता है जैव तकनीक, बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी में भी हम लोग सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं? जीएम क्रॉप्स, अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल। और अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल का सबसे बड़ी खासियत है कि ये डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं। कोई भी पेस्ट का डिजीज हुआ, कोई भी डिजीज हुआ तो उसके प्रति प्रतिरोधी होते हैं। फिर क्या है? पेस्ट रेजिस्टेंस, कोई भी कीट है उस कीट के लिए ये विरोधी होते हैं, कीट प्रतिरोधी होते हैं, कीट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर क्या है? ड्राउट रेजिस्टेंस है,
सूखा भी प्रतिरोधी है, बहुत ज्यादा अगर कम से कम जल की उपस्थिति में भी ये अच्छे पैदावार करते हैं। फ्लड रेजिस्टेंस है, अगर बाढ़ भी आ जाए, बिहार में बहुत बाढ़ आता है तो उसके भी ये रेजिस्टेंट हैं। फिर है पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट, आपको इसका उदाहरण बताया। तो हमने यहां बताया था आपको कि पहला क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में अगर हम इस्तेमाल करेंगे स्पेस में अंतरिक्ष तकनीक का, तो अंतरिक्ष तकनीक में हमें क्या मिलेगा, सबसे पहला आपको मिलता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सुदूर संवेदी उपग्रह। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सुदूर संवेदी उपग्रह। तो जो सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, वो क्या करते हैं, तो किसी वस्तु को बिना छुए हुए, बिना टच किए हुए उसकी भौतिक और रासायनिक जानकारी ले लेना क्या कहलाता है, सुदूर संवेदन। और सुदूर संवेदन क्रिया के दौरान हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उपग्रहों का इस्तेमाल करते हैं। उपग्रहों में विशिष्ट कैमरा या सिंथेटिक एपर्चर रेडार होता है, जिसके थ्रू वो उसके पिक्चर प्राप्त करते हैं और उस पिक्चर को धरती पर सेंड करते हैं, जिससे हमें उसकी जानकारी होती है। तो इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कार्टोसेट्स हो गया, जिसके द्वारा हम कृषि भूमि की मैपिंग कर सकते हैं। रिसोर्स सेट हो गया, जिसके द्वारा हम नए नए जो रिसोर्सेस हमारे उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फसल बीमा के लिए जो डेटा होती है वो सैटेलाइट के डेटा पर निर्भर करता है। आपके जो ड्राउट प्रोन एरियाज हैं उसके मापन के लिए भी हम सैटेलाइट्स के डेटा का इस्तेमाल करते हैं। फ्लड का जो एरिया है उसके बारे में भी मापन के लिए हम सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करते हैं। और फिर दूसरा है बाढ़, सूखा इत्यादि के बारे में जानकारी देना। तो आपको जानकारी कहां से मिलेगी, टेलीविजन से जानकारी मिलेगी, और वो टेलीविजन भी हमारे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं उनके डेटा पर आपको सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी का भी बहुत योगदान है कृषि के क्षेत्र में। तीसरा अगर हम बात करें तो हमने यहां लिखा था नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो तकनीक में अभी हमने आपको बताया कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा नैनो तकनीक पर आधारित कार्बन डॉट्स को बनाए गए हैं, जिसके द्वारा फसल के जो नुकसान है उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, फिर है कि आप ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिहार में भी ड्रोन का भी इस्तेमाल खूब हो रहा है कृषि के निगरानी के लिए। फिर क्या है, जो कृषि संबंधित सूचनाएं हैं, जैसे ई कृषि हो गया, कृषि चौपाल हो गया, आपका ई किसान कार्यक्रम हो गया, तो टेलीविजन के माध्यम से किसान को जानकारी मिलना, ये भी कहीं ना कहीं हमारे इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट की देन है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जितने भी चीजें हैं, तो पहला हमने बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस किया, दूसरा हमने डिस्कस किया स्पेस टेक्नोलॉजी, तीसरा नैनो टेक्नोलॉजी का एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो ये एक बिल्कुल करंट है, हमने बताया आपको कि करंट को जरूर समाहित करिएगा। तो जैव बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी तो आ गया, अब है आपका नैनो टेक्नोलॉजी। तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से कार्बन डॉट्स का निर्माण किया है, जो खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोकता है। तो एक बड़ा कदम उठाया है। यह नैनो कार्बन डॉट्स, मतलब ये नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। खाद्य पदार्थों के भंडारण और हैंडलिंग में अहम भूमिका निभाएंगे। इस तकनीक से फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। और आज खाद्य पदार्थ का भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, लेकिन उसके बाद भी कमी होती है। क्यों? क्योंकि इसका नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये बीएयू के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, स्पेसिफिक बिहार के हैं, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इसको बनाया है। तो बिहार में जो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबको समाहित होकर किस तरह लिख सकते हैं। पहला प्रिसाइजन एग्रीकल्चर, मतलब जो सटीक कृषि जिसको कहते हैं। यहाँ हम ड्रोन, सैटेलाइट इमेज, सॉइल सेंसर्स, जो मृदा के सेंसर्स होते हैं, संवेदक, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेज्ड बेड टेक्नोलॉजी, एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, रेज्ड बेड टेक्नोलॉजी, जो विंटर मेज होते हैं, है ना, जो धान के फसल होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर कि ऑप्टिमाइज वाटर डिलीवरी है, वहां पर वेस्टेज को कम किया जाता है और इरिगेशन जो है उसको, सिंचाई को इम्प्रूव किया जाता है। फिर है डिजिटल सॉइल मैपिंग, हम मृदा का मैपिंग करा सकते हैं। सैटेलाइट बेस्ड क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। दूसरा क्या है,
इंफॉर्मेशन एंड मार्केट एक्सेस, अगर आपने उत्पादन कर लिया है, आपको मार्केट में बेचना भी है उसको, तो आपको मार्केट रिलेटेड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए बहुत सारे मोबाइल ऐप्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे फार्मर हैव एक्सेस टू वेदर प्रेडिक्शन, जो किसान हैं उनको मौसम संबंधी चेतावनी मिल सकती है, मौसम संबंधी पूर्वानुमान मिल सकता है, मार्केट में क्या रेट चल रहा है वो भी मिल सकता है, एग्रीकल्चर बेस्ट प्रैक्टिसेस थ्रू द प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने बताया आपको, ई कृषि, ई चौपाल, प्रधानमंत्री कृषि कार्यक्रम इत्यादि हैं, जैसे है किसान सुविधा ऐप, ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एंड कृषि विज्ञान केंद्र इत्यादि। तीसरा मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी बताया, यहाँ हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं, रिसाइलेंट क्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। अदर नोटेबल थिंग्स में अगर जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी की बात से, तो इसमें है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये भारत सरकार के साथ साथ बिहार सरकार में भी एप्लीकेबल है। ऑल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग, मतलब एक बार, ये क्या है, परस्पर अल्टरनेट वेट और ड्राई करना अपने खेतों को, इससे क्या होता है, जो आपकी सिंचाई है उसकी जरूरत कम पड़ती है, और इसका ज्यादा हम लोग कहाँ, आपके जो गेहूं के कृषि है वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं, जहां पर कि जल के उपयोग को हमें कम करना होता है। फिर है एंटी मेथाजोनिक फीड सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट क्या करते हैं, जो मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है उसको कम करते हैं। रिड्यूस मीथेन इमिशंस फ्रॉम लाइव स्टॉक, जो हमारे पालतू जानवर होते हैं उनसे जो उनका वेस्ट से मीथेन जनरेट होता है उसको कम करते हैं। फिर है एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट, ये क्या करते हैं, मिथेन इमिशंस को रोकते हैं। एडवांस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसके द्वारा हम कृत्रिम गर्भाधान का व्यवस्था करते हैं। बिहार कृषि, दिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स फार्मर विथ इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट स्कीम, बिहार कृषि के अंतर्गत क्या है कि किसानों को भारत सरकार के योजनाओं के बारे में उनके जो एडवाइजरी हैं, सलाह हैं, और उनका जो कृषि का जो इंश्योरेंस है, बीमा है, और उनके मार्केट इनपुट्स के बारे में बिहार कृषि के थ्रू जानकारी दी जाती है। फिर है बिहार राज्य फसल सहायता योजना भी है बिहार सरकार की, दिस स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर, ये किसान को आर्थिक रूप से सहायता करते हैं अगर उनका फसल नुकसान हो जाए किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिहार में कृषि के लिए जो नया नया टेक्नोलॉजी है उसको अपनाया गया है। तो इस तरह से आप बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और कुछ ड्रोन इत्यादि के बारे में अगर लिखते हैं, जैसे मैंने आपको कार्बन डॉट्स के बारे में बताया, बिल्कुल करंट एस्पेक्ट है बिहार के लिए, तो आपको एक अच्छे नंबर की प्राप्ति यहाँ पर होती है।